Hello everyone, I am Tanuj and today's topic is scalar vector distance displacement, part of our chapter motion and straight line. Okay, so what are scalar and vectors? Scalar and vectors are the characteristics, properties of any physical quantities in physics or in mechanics. For example, distance displacement, velocity, है ना, etc. तो what are quantities? Quantities हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी चीज़ है, उसको मेज़र करने के लिए, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करने के लिए हम क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे एक कॉलेज में एडमिशन लेना है। मैं अपने दोस्त के पास गया और मैंने बोला कि भाई अच्छा सा कॉलेज बता दो। तो उसने कहा कि एक आईएसटी कॉलेज है, वो तुझे 10 किलोमीटर दूर में मिलेगा। ठीक है, तो उसने मुझे इन्फॉर्मेशन सिर्फ कितनी दी, 10 किलोमीटर। अब मैं किसी भी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चल कर गया, कुछ टाइम लगा मुझे, और लेकिन वो कॉलेज मुझे मिला नहीं। ओके, तो फिर मैं अपने दोस्त के पास वापस गया और मैंने जोड़ के थप्पड़ लगा। मैंने बोला साले गलत इन्फॉर्मेशन देता तू मुझे। तो उसने बोला भाई मेरी बात तो सुन लिया कर, 10 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस है उस कॉलेज का जाने का। अब तुझे क्या करना है, जो तेरी इनिशियल पोजीशन है, समझ लो राउ एक जगह है, तो वहाँ से तुझे स्ट्रेट ट्रेवल कर 5 किलोमीटर। ओके, और फिर उसके बाद टर्न लेन 2 किलोमीटर का राइट में। ठीक, फिर उसके बाद फिर तुझे लेफ्ट में एक टर्न लेना है 2 किलोमीटर का, और तो तुझे ये मिलेगा उसके अपोजिट में 1 किलोमीटर अंदर में तुझे तेरा कॉलेज मिल जाएगा। तो इस बार मैं गया और मुझे मेरा कॉलेज मिल गया और मेरा एडमिशन भी हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, इस बार उसने क्या किया, मुझे डिस्टेंस भी बताया और डायरेक्शन भी बताया। तो वो क्वांटिटीज़ जिसमें दो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज़। और वो क्वांटिटी जिसमें एक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे कि मैं कॉलेज तक गया तो मुझे कुछ टाइम लगा, है ना, 10 मिनट लगा या फिर 15 मिनट लगा, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटीज़ हो गई। ठीक है, इनका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंटेशन है स्केलर क्वांटिटीज़ का, तो कोई भी अल्फ़ाबेट है, जैसे एसिलरेशन है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल इसमें क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर एक एरो बना देते हैं, मींस इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ये हो गया। उसमें क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, और उसमें एक एरो होता है। तो ये जो लाइन होता है इसकी जो भी लेंथ होगी, इससे 5 है। अब ये चाहे एसिलरेशन हो, वेलोसिटी हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, उसमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है और एक एरो होता है। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन, और इस लाइन की जो लेंथ होती है वो इसका मैग्नीट्यूड बताता है, जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी हो गई। ठीक, तो एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होंगी, डिस्टेंस, है ना, टाइम, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। और वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल क्या होंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एसिलरेशन, पोजीशन, ओके, एक्सेट्रा। तो अब हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो उसके पहले मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना। तो मैंने पहली वाली वीडियो लेक्चर में मैंने ये सब बताया, तो आप एक बार और देख लीजिए। उसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, जिसमें 6 डायरेक्शन होते हैं, 3 पॉजिटिव होते हैं, 3 नेगेटिव होते हैं और 3 एक्सिस होती हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक होती है जेड एक्सिस। ओके, अब एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन ये है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो तीनों एक्सिस का कॉमन पॉइंट होता है इसे ओरिजिन कहते हैं, और इसकी ओरिजिन और इसकी पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे और एक एरो बना देंगे। तो ये क्या हो गया, उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अच्छा, जो स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके अलग अलग कैलकुलेशन होते हैं, तो मैं बताते जाऊंगा कैसे उनकी कैलकुलेशन होती है। अब अपने टॉपिक में आते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। ओके, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है
उसने फिर थोड़ी देर में यहाँ पोजीशन चेंज किया अपनी, ये पोजीशन चेंज किया, ये पोजीशन चेंज किया, ऐसे चेंज करते करते उसने ये पाथ बनाया। ठीक, तो ये एक ए पोजीशन थी उसकी, ये बी पोजीशन हो गई। तो अब इसकी ये जो पाथ है इसको हम मेजर कर लेंगे इन अ फॉर्म ऑफ लेंथ। ओके, तो वो जो लेंथ होगी, मेजर्ड लेंथ, उसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में जो डायरेक्शन होता है उसको नहीं लेते हम, उसको कंसिडर नहीं करते हैं डिस्टेंस में। ठीक, जैसे कि ये एक पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, 2 मीटर वो स्ट्रेट गया, फिर 90 डिग्री में उसने 1 मीटर चेंज आया, फिर 2 मीटर आया, फिर उसके बाद वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गया। तो इसमें 2, 3, 4, 5 और 6 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, डिस्टेंस कवर किया। अब डिस्टेंस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही हो, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल वो करे। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसका। अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? क्योंकि ये लेंथ डायमेंशन फार्मूला ये होता है एल, और इसकी यूनिट क्या होगी? लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, तो डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर होती है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा डिस्प्लेसमेंट में। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब उसका एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक, तो मैं दो एक्सेस बनाया मैंने, वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ए है उसकी पोजीशन, तो ओरिजिन से उसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया ओरिजिन से। अब उसने अपनी पोजीशन चेंज करी इस पाथ में चल के, ठीक, और बी में आ गया। तो इस पाथ की जो लेंथ होगी, और ये जो पाथ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, ये स्ट्रेट लाइन होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई, और ये एरो हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया और नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, अब बी का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, वो ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब वेक्टर में हम कैसे इसका नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी पोजीशन का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? या तो हर एक एक्सिस से उसका इंक्लिनेशन एंगल को फाइंड आउट कर दो, या तो फिर उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम को फाइंड आउट कर दो। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट अगर मैं बताऊंगा एक्स में, तो बी का 9 हो गया और एक्स का 4 हो गया। ओके, ऐसे ही वाई में बी का 2 हो गया और ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक, ये क्या है? ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन, और ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? 9 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 4 और 5 हो गए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स
डायरेक्शन इक्वल टू कितना था 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। ओके, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन क्या है बी है, तो इसका क्या है 2 है कोऑर्डिनेट, 2 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है ये है 5, इसका कोऑर्डिनेट 5। ओके, तो इसका क्या हो गया -3 हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब आप देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है वेक्टर ट्राइंगल, ये जो बन रहा है ये कितना है 90 डिग्री का ट्राइंगल। ओके, तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो जैसे पाइथागोरस हम लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी कितना हो जाएगा इक्वल टू +5। ठीक, तो ये क्या आ गया अपना ए बी का फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट +5। अब यूनिट कुछ भी मीटर ले लेते हैं, तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा क्योंकि इसमें भी लेंथ रहेगी, तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका ये, और यूनिट लेंथ की तो मीटर होती है तो इसकी भी यूनिट मीटर ही होती है। डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट में दोनों होता है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन में। जैसे कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में गया पहले ए से बी, ठीक, तो अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं और फिर वो वापस लौट के इस डायरेक्शन में आए तो इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इनके बीच में जो सिमिलरिटी क्या होती है, दोनों की यूनिट एक होती है, मीटर होती है। ठीक है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला एक होता है, दोनों पोजीशन होती है दोनों में। ठीक, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ ट्रेवल्ड, मतलब जो पाथ ट्रेवल करेगा वो इम्पोर्टेंस रख, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पाथ ट्रेवल की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ओके, एक क्लॉक है, उसका पॉइंटर पहले यहाँ था, फिर उसका पॉइंटर यहाँ आ गया, तो अब इसमें ये एक क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ऐसे सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये ऐसे यहाँ है यहाँ है यहाँ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ होगी ये क्या होगा डिस्टेंस होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोनों फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। ओके, और दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट से छोटी वैल्यू उसकी कभी नहीं हो सकती। ठीक, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बाय डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू। और एक और चीज़, जो डिस्टेंस होती है उसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर दो पोजीशन के बीच में अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती है पाथ ट्रेवल्ड की, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट की पाथ ट्रेवल्ड होगी वो हमेशा एक ही वैल्यू होगी उसकी। जैसे कि एग्जांपल में ये एक पोजीशन है और उसने अपनी पोजीशन चेंज करी भी, तो इसके बीच में बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, एक ये पाथ हो गया, एक ये पाथ हो गया, एक ये पाथ P3 हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होगी और एक यही पाथ होगा। ओके, तो ये एक डिफरेंस है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, है ना। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अ माउंटेन क्लाइंबिंग कंपनी स्टेबलाइज अ बेस कैंप एंड 2 इंटरमीडिएट कैंप्स ए एंड बी। एक माउंटेन क्लाइंबिंग कंपनी है जिसने 2 कैंप बनाए, बेस कैंप बनाया और 2 इंटरमीडिएट कैंप ए और एक बी बनाया। ठीक है, ए इज 11,200 मीटर ईस्ट एंड 3,200 मीटर अबव द बेस कैंप।
तो बेस कैंप के ईस्ट में 11,200 मीटर ए प्लेस्ड है, ओके, और अबव कितना है 3,200 मीटर, ठीक है। अब कैंप बी जो है वो 8,400 मीटर ईस्ट में ही, 8,400 मीटर ईस्ट में एस ए से दूर है, और 1,700 मीटर हाई है ए से, ठीक। तो हाँ, तो ये ए आ गया अपना, और ये ए से 1,700 मीटर अबव है, ठीक, जो बी कैंप है। अब क्या पूछा है, जो मेन क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बेस कैंप एंड कैंप बी। बेस कैंप और कैंप बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना, मीन्स क्या निकालना है, ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ निकालना, मीन्स डिस्प्लेसमेंट निकालना, ओके। तो पहले क्या करेंगे, जितने भी एक्स डायरेक्शन में वैल्यूज हैं उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। एक्स डायरेक्शन की वैल्यूज क्या क्या है, 11,200 प्लस 8,400, तो 11,200 प्लस 8,400 इक्वल टू 19,600 मीटर, ठीक है। अब वाई डायरेक्शन की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर देंगे, ओके। तो क्या है वाई डायरेक्शन की वैल्यूज़, 3,200 और 1,700, ठीक है, 3,200 प्लस 1,700, ठीक, कितना आ गया 4,900 मीटर, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं बेस कैंप और बी के बीच का, ठीक है। तो 19,600 प्लस 4,900 का स्क्वायर और इनका अंडर रूट, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा बेस कैंप ओ और बी के बीच का, तो ओ बी, ठीक है। चौक आ गई, तो कितना आ गया 2,200 मीटर, ओके। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, 2,200 मीटर। सो नाउ फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन हम क्या करेंगे, इसका स्लोप फाइंड करेंगे, मीन्स टेन थीटा फाइंड करेंगे, ओके। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स दिस परपेंडिकुलर, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी होगी 1,700 प्लस 3,200 अपॉन में 11,200 प्लस 8,400 इक्वल टू ओके। तो थीटा फाइंड आउट करेंगे हम, थीटा मीन्स एंगल, ओके, कितना इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और ये tan इनवर्स ऑफ 49 अपॉन 196, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अब ये तो कैलकुलेटर की यूज़ करना पड़ेगा हमें, तो 14 डिग्री आएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना है 2020
200 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, मीन्स डायरेक्शन 14 डिग्री. ओके, सो आई होप you understood everything well.